और इस पाठ से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी जो पाठ से पहले दी गई है वो यहाँ हम समझेंगे। पाठ का नाम है जूझ। यह मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है। यह एक किशोर के देखे हुए और भोगे हुए गंवई यानी गांव के जीवन के खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी यानी हृदय को छू लेने वाला चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त और अलमस्त निम्न मध्य वर्गीय, मध्यम से निचला वर्ग जो है वो यानी निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज में जो लोग हैं उनके जीवन से लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी एक अनूठी झांकी है। यहाँ पर जो इन अंश दिया गया है वो हर स्थिति में पढ़ने की लालसा के लिए धीरे धीरे साहित्य और फिर संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते हुए किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हम कदम यानी उनको साथ में लेकर आगे बढ़ने का जो प्रेरणात्मक हो सकता है, प्रेरणा बन सकता है उनके लिए, वो ये उपन्यास का जो एक अंश यहाँ पर इस पाठ में दिया गया है वो यहाँ पर उनके लिए सहायक हो सकता है। पाठ 2 जूझ। लेखक हैं आनंद यादव। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता यानी इस आशा में वो रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। ये खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे और विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहे। अब जो बालक है जो अपने विषय में बता रहा है वो कहता है कि दादा से ये कहने में उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि उसका स्कूल में एडमिशन करा दे और वो पढ़ने जाए, क्योंकि वो ये जानता था कि सारी ज़िंदगी भी अगर खेती में लगा दी जाए तो उससे इतना हाथ नहीं लगने वाला कि ज़िंदगी बन संवर जाए, और बल्कि 2 वक्त का जो खाना भी है वो बहुत ही मुश्किल से उसमें बन पाता है। और इस तरीके से अगर मैं पढ़ लूँगा तो शायद कोई नौकरी लग जाएगी और 4 पैसे जो हैं वो हाथ में रहेगा और ज़िंदगी किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने यानी गन्ना पेरने, गन्ने का जूस निकालने का कोल्हू चलाना होता था। दिवाली के बीत जाने के बाद के महीने जो होते हैं तब गन्ने पेरने का कोल्हू का काम होता था। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में किसान दूसरे ढंग से खड़ी रखने दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट भी गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे यानी कि गोबर से बने हुए जो गोबर को एक आकार में रख के बनाकर उन्हें सुखाया जाता है, जिससे कि उपलों को जलाकर खाना बनाया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बनाए जाते हैं। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए ये सोच कर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात उनसे छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात ही की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। मुझ तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब मत मला यानी मराठी में जो है मराठी का शब्द का प्रयोग हुआ है। अब खेती के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। और इस तरीके से जो बालक है वो माँ के माध्यम से अपनी पढ़ाई के विषय को आगे बढ़ाना चाहता है, जिससे कि वो पढ़ लिख कर कुछ कमाने लायक, नौकरी करने लायक हो जाए। ठीक है चलेंगे, माँ ने
हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं मालूम था कि इस चीज़ के लिए कोई भी आसानी से हाँ नहीं बोलेगा। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आरे दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। मतलब यहाँ पर जो बालक है वो ये बताता है कि घर के जो बड़े होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी जो है भली प्रकार से उसके दादा जो है नहीं निभाते हैं, और खुद आज़ादी से घूम सके, इसी के लिए बच्चे की पढ़ाई को छुड़ा दिया ताकि वो खेत में काम करे और खेती का काम भी होते रहे और वो आज़ादी से घूमता रहे। और इस तरीके से वो देसाई दादा के पास अपनी दरख्वास्त लेके जाता है, जिसे बता देता है वो पूरी तरीके से, और वो इस बात से चिढ़ जाते हैं कि किस तरीके से बालक की पढ़ाई को रोक कर उसने अपनी आज़ादी के लिए उसको खेती में उलझा दिया है। उठते उठते मैंने भी दत्ता जी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास भी हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी बर्बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, ये मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ के लिए साग भाजी देने आई थी, ये बात बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उसका उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने यानी खाना खाने के लिए। अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वे मेरे पास। जी मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नाप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरा करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मलाक को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वे खेत में श्रम भी नहीं करते थे। फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, ये सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ, और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी? इसको जरा गलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया है। कैसी आदतें? चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे, और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे।
उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। और इस तरीके से बालक ने जो है अपने आप को बचाने के लिए कुछ झूठ और कुछ सच बताते हुए अपने आप को पेश कर दिया। और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अब ये सब बंद कर दे और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो, दादा ने मन मार कर कहा। उस समय उसका कोई बस नहीं चला था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का? मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुर कुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मजे से सहन कर लेता था। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नपास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पिछले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। ये बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चाहवान के लड़के के सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालुगड़ी की लाल मिट्टी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गमछा जो ग्रामीण क्षेत्रों में गर्दन पर रखी जाती है, वो गमछा कहते हैं उसे। कभी वो सर को ढकने के काम आता है और कभी कभार इधर उधर के और भी कामों में उसका प्रयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग उसे अपने पास रखते हैं। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में तो यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए। वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चावान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता रहता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे।
बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निवाह होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं। वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था। फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़े वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे भी वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो उसे भी वे वहीं ठोंक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं मतलब सही नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपर ही हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। न वह सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रमझाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता भी उनके पास थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थीं। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते, यानी कविता को सरल भाषा में समझाते। उसी भाव के किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। कवि बीच में कवि यशवंत, बा भीमराव, बा भा बोरकर, भा रतांबे और गिरीश केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो अपनी भी एक आध सुना देते। ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था, अपना ख्याल ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोक कर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। कहने का अर्थ कि कक्षा में आने के बाद मास्टर जो भी पढ़ाते समझाते, आनंदा उसे बहुत ही ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता, समझने की कोशिश करता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो कक्षा में ही ग्रहण कर ले।
सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति, यानी कविता में कहाँ ठहराव लेना है, कहाँ से सुर लगाना है, ताल रखना है और गीत करना है, उसको यति गति बोला जाता है कविता के अंतर्गत। और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। कहने का अर्थ है कि कक्षा में जिस तरीके से मास्टर जो है पाठ्य पुस्तक में जो भी कविताएं होती थी और जिस हाव भाव से, जिस लय गति से उसे सुनाते, उसको ढंग से और ध्यान से सुनकर खेती करते वक्त भी उसको वो उसी तरीके से, जिस तरीके से मास्टर सुनाया करते थे, उसी लय में, यति गति में, आरोह अवरोह में गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब की भर गई हैं इसका भान भी नहीं रहता, इसका तो ख्याल भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई उब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरिते पांढरी गाया धरणीवरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाना शुरू कर दिया। ये चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना था केशव करनी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मतलब कि आनंदा का जो मन मस्तिष्क है पूरी तरीके से पाठशाला में लग चुका था। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करने में अपना ध्यान लगाता था और उसकी वजह से वो अपने आप को अब व्यस्त सा पाने लगा और उसी को अपना जीवन समझने लगा और उसी जीवन में उसको आनंद सा आने लगा। और इस तरीके से जब मास्टर की शाबाशियाँ मिलने लगी तो वो उसको ऐसा लगता कि उसके अब कुछ नए पंख से निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। ये सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वे ना होते तो लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। और इस तरीके से कविता में आनंदा का मन मस्तिष्क इतना रम गया था कि प्रकृति में मौजूद हर एक वो चीज़ जिस पर उसकी नज़र जम जाती और उसे अच्छी लग जाती और उस पर वो अपने आप को इस लायक समझता कि कविता बन रही है, उस पर कविता बनाता और तरह तरह से उनको लिखकर कंठस्थ करता और अपने मास्टर को भी दिखाता रहता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज भी छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है और छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लयक्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन महसूस होने लगा। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं।
फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती गई। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा, अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। और इस तरीके से हमने देखा कि इस पाठ में जब जो लेखक हैं उन्होंने अपने ही विषय में ये जानकारी दी है। जो लेखक हैं वास्तव में ये उन्हीं के जीवन का ही एक अंश है जो उन्होंने अपने उपन्यास में लिखा है और इस पाठ में जोड़ा गया है ये अंश। और लेखक का बचपन में जीवन जो पढ़ाई से संबंधित था वो उन्होंने बताया कि कैसा रहा, और लेखक ने दिखाया कि किस तरीके से पढ़ाई के लिए उनको अपने घर परिवार से बात करनी पड़ी और किस तरीके से पाठशाला जाना उन्होंने शुरू किया। और कुछ दिन तक उन्हें बच्चों के छेड़ने की वजह से पाठशाला से मन उजड़ने लगा, लेकिन धीरे ही धीरे उनका मन जो है पाठशाला में लगने भी लगा। और इस तरीके से गणित में किस तरीके से उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होने लगी। धीरे धीरे मराठी के मास्टर ने की कविता बोलने और सुनाने के तरीक़ों से वो इतना ज़्यादा उनसे आकर्षित हुए कि खेतों के काम में भी आनंदा का जो मन है वो बेहतरीन तरीके से लगने लगा। और इस तरीके से पढ़ाई का काम भी होने लगा और खेती भी अच्छी तरीके से उससे उनसे होने लगी। और इस तरीके से उनका ध्यान कविता में इतना रम गया कि वो एक कवि की भांति कविता लिखने लगे। और इस तरीके से उनका जो स्कूली जीवन है वो इस तरीके से उनका बीता। आनंद यादव जूझ, इस पाठ से संबंधित यहाँ पर हम कुछ MCQs और वन वर्ड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1, आनंद यादव का जन्म कब हुआ? तो आनंद यादव का जो पूरा जीवन परिचय है उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर पढ़ें समझें, जहाँ पे उनके विषय में सारी जानकारी दी है। उनका जीवन परिचय अच्छी तरीके से हमने समझा है। प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि आनंद यादव का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म सन 1935, 40, 53 या फिर 33। तो उनका जन्म जो है सन 1935 में हुआ। प्रश्न नंबर 2, आनंद यादव का जन्म कहाँ हुआ? कागल कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो उनका जन्म जो है कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ है। प्रश्न नंबर 3, आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? आनंद प्रधान यादव, आनंद सिंह यादव, आनंद कुमार, आनंद रतन यादव। तो उनका जो पूरा नाम है वो है आनंद रतन यादव। प्रश्न नंबर 4, आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया है, यानी कि MA? तो आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया है? मराठी एवं संस्कृत में, हिंदी व अंग्रेजी में, मराठी व हिंदी में, संस्कृत व हिंदी में। तो उन्होंने मराठी और संस्कृत में है जो कि MA किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 5, आनंद यादव कौन से विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे हैं? यानी कि वो एक विश्वविद्यालय में काम करते थे जिसमें मराठी विभाग में कार्यरत थे। तो कौन सा विश्वविद्यालय था वो? मुंबई विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय? तो वो पुणे विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 6, आनंद यादव की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? 25, 26, 27 या फिर 30? तो उनकी 25 पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रश्न नंबर 7, जूझ कहानी किस उपन्यास का अंश है? ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये एक उपन्यास का अंश है जिसमें से एक अंश जो है हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो ये कौन से उपन्यास से लिया गया है? जूझ उपन्यास, गोदान, नटरंग या फिर सबरंग? तो कौन से उपन्यास से लिया गया है? ये जूझ उपन्यास से। प्रश्न नंबर 8, जूझ उपन्यास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर कबीर या फिर मराठी पुरस्कार? तो इसको किससे नवाजा गया है? इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है नहीं, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसको किससे इसको जूझ उपन्यास की बात हो रही है यहाँ पर, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं।
प्रश्न नंबर 9, लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? अभी हमने ये प्रश्न देखा कि किस से उपन्यास से संबंधित और कौन सा यहाँ पर उनको पुरस्कार मिला है, और यहाँ पर अब वो पुरस्कार का समय पूछा जा रहा है, कब मिला है। तो 1991, 93, 90 या फिर 78। तो सन 1990 में उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 10, जूझ उपन्यास किस श्रेणी का उपन्यास है? किस श्रेणी का है? आत्मकथात्मक है, सामाजिक है, राजनैतिक है या भौगोलिक है? तो हमने जब कथा पढ़ी यानी ये जूझ कहानी पढ़ी तो हमें इसमें कौन सी श्रेणी का पता लगता है कि ये किस श्रेणी का उपन्यास है। तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। प्रश्न नंबर 11, लेखक की पढ़ाई किसने छुड़वा दी थी? माँ ने, दादा ने, चाचा ने या फिर बाबा ने? तो यहाँ पर जो दादाजी हैं उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी। प्रश्न नंबर 12, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, काम से बचने के लिए, का और खा दोनों? तो लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? यहाँ पर उनके विषय में बताया गया है जब कि वो पढ़ना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे। तो उसके पीछे का क्या कारण था? वो ये कि का और खा दोनों, यानी ये दोनों ऑप्शन मैटर करते थे उनके लिए। उनको नौकरी भी चाहिए थी और कारोबार भी चाहिए था। प्रश्न नंबर 13, दादा कोल्हू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे? गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए, काम जल्दी समाप्त करने के लिए, दूसरी फसल के लिए या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो कोल्हू इसलिए जल्दी लगाना चाहते थे जिससे कि गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए। प्रश्न नंबर 14, लेखक ने पढ़ने के लिए माँ को किससे बात करने के लिए कहा? दादा से, मास्टर से, पंचायत से, दत्ताजी राव से? तो उन्होंने दत्ताजी राव से बात करने के लिए कहा जिससे कि उनकी इस पढ़ाई से संबंधित जो विषय है उस पर जोर डल सके। प्रश्न नंबर 15, क्या दत्ता राव लेखक की पढ़ाई के लिए तैयार हो गए? हाँ, नहीं, का और खा दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो दत्ता राव क्या उनकी पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्रश्न नंबर 16, लेखक ने कौन सी कक्षा में दाखिला लिया? 5वीं, 6ठी, 4थी या फिर 8वीं में? तो उन्होंने कौन सी कक्षा में एडमिशन लिया है? उन्होंने प्रश्न नंबर 16 जो है हमसे पूछ रहा है कि उन्होंने कौन सी कक्षा में एडमिशन लिया, तो वो 5th क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया। प्रश्न नंबर 17, लेखक की पढ़ाई के कितने वर्ष बेकार हो गए थे? लेखक की पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जो है उनके रास्ते में आया करती थी और इसकी वजह से उनकी कितने वर्ष की पढ़ाई जो है वो बेकार हो गई? 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की या फिर 4 साल की? तो उनकी 1 वर्ष की जो पढ़ाई है वो बेकार हो गई। प्रश्न नंबर 18 लेते हैं, लेखक के दादा का नाम क्या था? राम सिंह देसाई, राव सिंह या रत्नाप्पा? तो उनके लेखक के जो दादा है उनका नाम था रत्नाप्पा। प्रश्न नंबर 19 लेते हैं, लेखक ने कौन से महीने में दाखिला लिया था? जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल? तो उन्होंने जनवरी के महीने में अपना दाखिला लिया। प्रश्न नंबर 20, पाठशाला भेजने से पहले दादा ने लेखक से क्या वचन लिया? यानी स्कूल जाने की बात अब फाइनल हो चुकी है लेकिन दादाजी ने लेखक से क्या वचन लिए? स्कूल जाने से पहले खेत में काम करना होगा, ढोर चराना होगा, ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर भी होना पड़ेगा या फिर उपरोक्त सभी? तो उन्होंने ये सब रीजंस दिए और सारे एक शर्त की तरह उनके सामने रखे गए। प्रश्न नंबर 21, कक्षा में पहले दिन लेखक का गमछा किसने छीना? मास्टर ने, दादा ने, चौहान ने या फिर किसी ने नहीं? तो स्कूल में कक्षा में पहले दिन लेखक का जो गमछा है वो किसने छीना है? वो चौहान ने छीना था। प्रश्न नंबर 22, लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? मंत्री, रणनवरे या फिर सौंदलगेकर या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसमें से जो उनके कक्षा अध्यापक थे उनका नाम था रणनवरे। प्रश्न नंबर 23 लेते हैं, मंत्री मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? हिंदी, मराठी, गणित या फिर संस्कृत? तो वो गणित पढ़ाया करते थे। प्रश्न नंबर 24, कक्षा का मॉनिटर कौन था? वसंत पाटिल, चौहान, लेखक या फिर कोई भी नहीं? तो लेखक का जो यहाँ पर कक्षा का जो मॉनिटर है, कक्षा का मॉनिटर जो है वो वसंत पाटिल था। प्रश्न नंबर 25 लेते हैं, पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया? यानी किसको फॉलो किया उन्होंने? वसंत पाटिल को, सभी छात्रों को, अध्यापक को या फिर किसी को भी नहीं? तो उन्होंने वसंत पाटिल को जो है फॉलो किया, अनुसरण किया उनका। प्रश्न नंबर 26, मास्टर लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? आनंदा, नालायक, निकम्मा या फिर कोई भी नहीं? कुछ भी नहीं, तो उनको आनंदा कहकर पुकारते थे। प्रश्न नंबर 27, लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? मंत्री, रणनवरे, सौंदलगेकर या फिर उनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सौंदलगेकर
यानी लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? सोंदलगेकर। प्रश्न नंबर 28, मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सोंदलगेकर मास्टर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ थी? कंठस्थ यानी कि याद थी। तो यानी कि वो मराठी भाषा के अलावा और कौन से भाषा की कविताएं पढ़ा सकते थे? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर पारसी। तो वो अंग्रेजी की कविताएं उनको याद हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 29, मास्टर सोंदलगेकर कविता कैसे पढ़ाते थे? हाव भाव, यतिगति, आरोह अवरोह व अभिनय के साथ, पढ़ पढ़कर, लिख लिख कर या कोई भी नहीं। तो वो हाव भाव, यतिगति, आरोह अवरोह व अभिनय के साथ। कहने का अर्थ है कि जब कविता पढ़ी जाती है तो कविता में जो बातें लिखी हैं उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। यति गति, आप देखेंगे कविताओं में कई जगह कोमास लगे होते हैं और भी जो है विराम चिन्हों, कई तरीके के विराम चिन्हों, जितने भी चिन्ह हैं वो उन सब का प्रयोग होता है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए यति और गति यानी किस तरीके की गति का को बनाकर रखना है, और यति रुकाव कहाँ बना के रखना है, आरोह अवरोह जो कि गीत और संगीत के लिए ज़रूरी होता है, और अभिनय यानी जैसा उसमें बताया जा रहा है वैसा अभिनय करते हुए बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो मास्टर सोंदलगेकर जो है वो इन सारी जो तरीके हैं उनसे पढ़ाया करते थे। प्रश्न नंबर 30, लेखक मास्टर सोंदलगेकर की कविताएं कब गाता? खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, कक्षा में या फिर घर में। यानी जो लेखक है वो मास्टर सोंदलगेकर की जो कविताएं होती थी उसको कब गुनगुनाया करता था या गाता था? तो वो कब गुनगुनाता था? जब वो खेत में पानी लगाता था, तब खेत पर पानी लगाते हुए वो उन कविताओं को दोहराया करता था। प्रश्न नंबर 31, मास्टर सोंदलगेकर मास्टर जी जो है वो किस प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण यानी अपनी यादों को सुनाया करते थे? भीमराव, ऑप्शन नंबर का ब भ बोरकर, भ र तांबे और गिरीश या फिर सभी। ये सारे नाम के जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, इसलिए इस तरीके से लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर है कि मास्टर सोंदलगेकर जो हैं वो अपनी जो मुलाकातें हैं इन प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ की, तो उनके संस्मरण जो है, उनसे संबंधित जो यादें हैं वो उसके बारे में चर्चा किया करते थे। तो कौन थे जिनकी मुलाकातों के चर्चे जो सुनाया करते थे? तो वो थे ये सभी। प्रश्न नंबर 32 लेते हैं, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? यानी ये जो जूझ उपन्यास है जो कि यहाँ पर हम उसका एक अंश पढ़ रहे हैं, जूझ कहानी, उस उपन्यास को किस भाषा में लिखा गया है? तो इस उपन्यास को मराठी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 33, जूझ पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो उसको केशव प्रथमवीर ने इसका अनुवाद हिंदी में किया है। प्रश्न नंबर 34 लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? लेखक के पिता ने किस कक्षा में ही लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी थी? यानी यहाँ पर जो ये लेखक बच्चे के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पर उसका बचपन दिखाया गया है, जहाँ पर उसको अपनी शिक्षा से संबंधित कितने संघर्ष करने पड़े हैं, इसलिए यहाँ पर एक बच्चे के तौर पे जो लेखक का संघर्ष है वो बताया गया है और इसलिए उनके लिए लेखक का प्रयोग किया गया है। लेखक के जो पिता हैं उन्होंने किस कक्षा में ही लेखक की पढ़ाई बंद करवा दी, छुड़वा दी थी? तो वो कौन सी उम्र में थे तब? तो वो 5 साल के थे। गांव भर में सबसे पहले किसका कोल्हू चलता था? गांव भर में सबसे पहले किसका कोल्हू चलता था? लेखक का चलता था, क्योंकि उनके दादाजी जो हैं वो उससे गुड़ से ज़्यादा कीमत लेना चाहते थे। प्रश्न नंबर 36, जिस समय लेखक ने अपनी माँ से अपनी पढ़ाई की बात आरंभ करने की बात कही, उस समय माँ क्या कर रही थी? यानी जब लेखक ने मौका देखा कि माँ से अब पढ़ाई के विषय में बात कर लेनी चाहिए, उस वक्त माँ क्या कर रही थी? उस वक्त माँ जो है वो कंडे थाप रही थी। कंडे थापने का क्या मतलब होता है? गोबर से जो उपले तैयार किए जाते हैं वो बनाने की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 37, लेखक को 7वीं तक कौन पढ़ाना चाहता था? लेखक को 7वीं तक, 7th क्लास तक कौन पढ़ाना चाहता था? तो वो माँ की इच्छा थी कि बच्चे को 7th क्लास तक ही पढ़ाना है। प्रश्न नंबर 38, लेखक जब पुनः विद्यालय में दाखिल हुआ उस समय कौन सा महीना चल रहा था? तो जब लेखक का दोबारा एडमिशन कराया गया तब उस वक्त जनवरी का महीना चल रहा था।
प्रश्न नंबर 39, लेखक के पिता से लेखक की पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए किसने कहा। किस तरीके से हमने बात की कि दत्ता राव से उन्होंने माँ के साथ बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की और उनको जरिया बनाने की कोशिश की जिससे कि वो लेखक के पिता को मना सके पढ़ाई के लिए, क्योंकि लेखक और उनके घर वाले जैसे कि उनकी माँ उनका साथ देती है वो हार चुके थे पढ़ाई के लिए राजी करने को। तो दत्ता राव जी जो है वही एक वही माध्यम रह गए थे जिससे कि पढ़ाई के लिए राजी करवाया जा सके। तो उन्होंने दत्ता जी राव से ने उनको पढ़ाई के लिए राजी किया। प्रश्न नंबर 40 लेते हैं। प्रश्न नंबर 40, कक्षा में किसने लेखक को परेशान किया। यानी कक्षा में जब पढ़ाई के लिए वो गए तो उनको किसने परेशान किया। चौहान के लड़के ने। प्रश्न नंबर 41, मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे। जो मंत्री मास्टर हैं वो क्या पढ़ाते थे। गणित यानी मैथ्स। प्रश्न नंबर 42, कक्षा में किसके सवाल हमेशा ठीक निकलते थे। तो वो वसंत पाटिल, जिसको बाद में लेखक जो है फॉलो करने लगे थे, अनुसरण करने लगे थे। प्रश्न नंबर 43, जो मास्टर सौंदलगेकर हैं वो क्या पढ़ाते थे। वो मराठी पढ़ाते थे और इसके अलावा उनको अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थीं। प्रश्न नंबर 44, लेखक किसकी प्रेरणा से कविताएं लिखने लगा, गाने लगा तथा आगे चलकर एक अच्छा लेखक बना। तो वो मास्टर सौंदलकर के वजह से। प्रश्न नंबर 45, लेखक आनंद यादव मूलतः किस भाषा के लेखक हैं। यानी जिनकी रचना हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और ये जो मूलतः रचना है जूझ वो मराठी में ही लिखी हुई है। तो इस तरीके से लेखक आनंद यादव जो हैं वो मूलतः किस भाषा के लेखक हैं। वो मराठी भाषा के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 46, जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो जूझ उपन्यास को साहित्य अकादमी। प्रश्न नंबर 47, कौन लेखकों को पढ़ाना नहीं चाहता था। तो लेखक को की पढ़ाई में बाधा कौन बन रहा था। उनके पिता। प्रश्न नंबर 48, लेखक की पाठशाला कब आरंभ होती थी। यानी स्कूल उनका कब शुरू होता था। वो 11 बजे शुरू होता था। प्रश्न नंबर 49, वसंत पाटिल कौन था। वो कक्षा का मॉनिटर था। प्रश्न नंबर 50, खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर होता था। कविताएं गाकर जो मास्टर सौंदलगेकर से सीखी होती थी। अब यहाँ पे हमें मिलान करना है, उचित मिलान करना है। निपटना, इसका क्या अर्थ होता है। समाप्त करना। नापास मतलब क्या होता है। ना पास यानी जो पास नहीं हुआ, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। खिल्ली उड़ाने का क्या मतलब होता है। मजाक बनाना, मजाक बनाना। मटमैली का अर्थ क्या होता है। मटमैले मतलब गंदे। काज का क्या मतलब होता है। धोती की लॉन्ग। दहशत का क्या मतलब होता है। दहशत का मतलब होता है भय। सूक्ष्मता का अर्थ क्या होता है। बारीकी से। सूक्ष्मता का अर्थ बारीकी से। कंठस्थ का मतलब क्या होता है। ज़बानी याद करना। दम रोक कर क्या अर्थ होता है। दम रोकने का मतलब क्या होता है। तन्मय होकर यानी कि फोकस्ड होना। खटकने का क्या अर्थ होता है। महसूस होना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 50+ क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आपको कुछ MCQs और कुछ 1 वर्ड क्वेश्चंस मिले हैं। पढ़ें इसको, प्रैक्टिस करें इसे, जिससे कि आपको इस पाठ से संबंधित हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। और इस पाठ से संबंधित आपको इसी चैनल पर जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, MCQs, 1 वर्ड और समरी। ये सारा कंटेंट जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है।
इसकी प्लेलिस्ट चेक करें और आपको एक ही जगह पे सारे चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो एक जगह मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़रूरी है। और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए कि चैनल पर क्या अपलोड हो रहा है, कब क्या किस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है, उसके लिए अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है तो इसको ज़रूर लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम में इस पार्ट से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप अपने आप को सक्षम पाएं प्रश्नों को समझकर उसके उत्तर करने के लिए। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं। यहीं पर हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसी प्रश्न को किसी तरीके से बदल बदल कर पूछा जा सकता है। वाक्य जो है किसी भी तरीके से बनाए जा सकते हैं। अर्थ सेम निकल रहा है, अर्थ एक जैसा ही निकल रहा है, वो समझना हमारा काम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम एमसीक्यूज जो पढ़ेंगे उसके साथ हमें ये समझना है कि प्रश्न जो पूछा जा रहा है अगर उसी को साधारण भाषा में पूछा जाए तो भी यही मतलब है, कठिन भाषा में पूछा जाए तो भी यही मतलब है, और हमें समझना ही हमारा यहाँ पर मुख्य काम है। लेते हैं प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर पाठ जूझ से। जूझ कहानी के माध्यम से किसके संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। जो पाठ जूझ है यानी ये जो जूझ कहानी है इसके माध्यम से किसके संघर्ष को, ये जो आप कहते हैं लाइफ में बहुत संघर्ष है, वो संघर्ष यानी कि वो मेहनत, कड़ी मेहनत जो है किससे संबंधित है, किसकी अभिव्यक्ति को दे रहा है, यानी किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है ये संघर्ष। 4 ऑप्शन है हमारे पास। खेतीहर मजदूर के संघर्ष को बताता है, दूसरा गरीब माँ के संघर्ष को, तीसरा आनंदा के जीवन के संघर्ष को, चौथा अय्याश पिता के संघर्ष को। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आनंदा के जीवन के संघर्ष को। तो ये पाठ जो है हमें किसके संघर्ष के बारे में अभिव्यक्ति देता है, आनंदा के जीवन के संघर्ष को। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 बोलता है कि लेखक का मन कहाँ जाने को तड़पता था, यानी लेखक जो है किस जगह पर जाने के लिए बेचैन रहता था, उत्सुक रहता था, कहाँ जाना चाहता था, कहाँ जाने की उसकी इच्छा हुआ करती थी। ये कोई भी शब्द प्रयोग करके आपको प्रश्न बदल के दिया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। पाठशाला जाने के लिए वो तड़पते थे, खेत में जाने को तड़पते थे, या शहर को जाने को तड़पते थे, या फिर इस उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से सिलेक्ट करना है सही उत्तर जो पाठ के आधार पे है। तो पाठ में हमें बताया गया कि लेखक का मन जो है वो कहाँ जाने को तड़पता है, वो पाठशाला जाने को तड़पता है। तो लेखक का मन जो है वो पाठशाला जाने को करता है, लेकिन मजबूरियों की वजह से खेतों में भी काम करने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमें ये ध्यान में रखना है, पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें साफ साफ सारी चीज़ें हमें वहाँ मिल जाएंगी। कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं है जहाँ आपको उसका एक इंटरनल मीनिंग जो होता है आपको वो बहुत गहनता से पढ़कर समझ कर निकालना है। साफ साफ शब्दों में हमें पाठ में देखने को मिलता है कि लेखक जो है वो पाठशाला जाने को तड़पते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। लेखक पढ़ लिखकर किसकी तरह कारोबार करना चाहते हैं, यानी बिजनेस करना चाहते हैं लेखक। तो वो पढ़ लिखकर किसकी तरह, लेकिन वो बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन किसकी तरह, दादा की तरह, राव दत्ता की तरह, विठोबा अन्ना की तरह, या फिर पिताजी की तरह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, विठोबा अन्ना की तरह। वो पढ़ लिख कर अच्छी तरीके से कारोबार करना चाहते थे, यानी वहां से उनको इंस्पिरेशन मिली है कि वो उन्हीं की तरह पढ़ लिख कर कारोबार करना चाहेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 4, जूझ कहानी के अनुसार आनंदा विद्यालय क्यों नहीं जाता था। आनंदा जो है वो विद्यालय क्यों नहीं जा पाता था, उसके क्या कारण थे जिसकी वजह से वो विद्यालय नहीं जा पाते थे। तो 4 कारण है हमारे पास। उसकी पढ़ने की इच्छा नहीं थी, उसके पिता को उसका पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, या घर के कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण, व्यस्तता यानी बिजी होने के कारण, या ऑप्शन नंबर घ, खा और गा दोनों। प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। इसके ये दोनों ही कारण है, ऑप्शन नंबर खा और गा, कि उसके पिता को उसका पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, दूसरा खेतों में काम इतना हो जाता था, घर के कामों में व्यस्तता इतनी हो जाती थी जिसकी वजह से वो विद्यालय नहीं जा पाते थे। और पाठ में मुख्य रूप से तो यही बताया गया है, वो तो जो है अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छा कारोबार करना चाहते थे, जिसके लिए पढ़ना लिखना जरूरी है और ये सारी चीजें उन्हें मालूम थी। विद्यालय तो वो जाना चाहते थे लेकिन कामों में इतना बिजी थे, और उसके बाद पिता जो है उनको अलाउ नहीं करते थे। उनका मतलब था कि खेतों में काम करके ही जो है वो पाला पोसा जा सकता है, अपने आप को अपना पेट पाला जा सकता है, तो उसी पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा।
अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता है, क्यों? जूझ कहानी के आधार पर सटीक विकल्प चुनिए। इस पाठ में यानी जूझ कहानी में हमें ये बताया गया है कि आनंदा जो है वो पढ़ना चाहता है, लेकिन वो पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता। इसके पीछे का क्या कारण है कि वो क्यों नहीं बात कर पा रहा है अपने दादा से? 4 ऑप्शन है। क्योंकि उसके पिता उससे बात नहीं करते थे, क्योंकि उसके पिता प्रदेश गए हुए थे, क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले व्यक्ति थे, क्योंकि उसके पिता अत्यधिक गुस्से वाले व्यक्ति थे। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। परदेश जाना कोई कारण नहीं है, या उनसे बात नहीं करना ये लॉजिकल नहीं है। अच्छा आचरण है तो अच्छी बात है, बिल्कुल बात करनी चाहिए, उसके बाद भी क्यों नहीं बात की जाती? तो ये एक उचित कारण है कि उनके पिता बहुत गुस्सा करते थे, जिसकी वजह से, और ये एक साइकोलॉजी है, जब पेरेंट्स जो है बहुत गुस्सा करते हैं तो बच्चे डर की वजह से भी कई बार एक जो लॉजिकल बात है वो भी नहीं कर पाते अपने माँ बाप से खुलकर, जिसकी एक यहाँ पर झलक हमें देखने को मिलती है कि आनंदा जो है अपने पिता से पढ़ने लिखने की बात जो है एक बहुत ही बेहतरीन बात है और जीवन में आगे बढ़ने की एक ललक को दिखाता है, लेकिन उसके पिता का अत्यधिक गुस्सा करना और उसका पढ़ना लिखना जो है उसके लिए नहीं चाहते, तो ये सब चीजें उसे डराती थी, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाता था। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जूझ का लेखक खेती का काम क्यों नहीं करना चाहता है? जो लेखक है जूझ पाठ में हमें जो दिख रहे हैं बालक के रूप में, वो खेती का काम क्यों नहीं करना चाहते? क्या कारण है इसके पीछे? वह इस सत्य को जान गया था कि खेती से जीवन भर कुछ हाथ नहीं आएगा, या फिर वह अपने पिता की बात नहीं मानना चाहते इसलिए, या फिर वह अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहते हैं इसलिए, या वह खेती को तुच्छ समझता है। खा, गा और घा ये तीनों बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हैं। नेगेटिव पॉइंट इन द सेंस कि आप ये बोल सकते हैं कि वह अपने पिता की बात नहीं मानना चाहता है, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। अत्यधिक परिश्रम नहीं करना चाहता, अगर वो परिश्रम नहीं करना चाहता तो पढ़ने की भी ख्वाहिश कैसे रखता। दूसरा, वह खेती को तुच्छ समझता है। खेती को तुच्छ समझने की बात नहीं है, अगर कोई पढ़ने की इंपॉर्टेंस को जानता है तो जीवन में हर एक चीज की महत्वता को वो समझ सकता है। तो पाठ को पढ़ने के बाद ये सारे पॉइंट हमें पता लग जाएंगे कि ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पहला ऑप्शन है वो हमें बताता है कि वह इस सत्य को जान गया था कि खेती से आदमी जो है जीवन भर कुछ बड़ा हाथ में उसके नहीं आ पाता है, यानी अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाएगा। उसकी ख्वाहिशें जो है कि वो क्या बनना चाहता है, अपना रहन सहन आगे चल के कैसा रखना चाहता है, अपने घर परिवार को जो रखना चाहता है। जो खेती है उससे आदमी अपना पेट तो पाल सकता है, लेकिन अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं बना सकता है, और इस सत्य को वो जान गए थे। इस वजह से जूझ के जो लेखक है वो खेती के काम को नहीं करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 6 का सही ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि लेखक के यहाँ दिवाली बीत जाने पर क्या काम करना होता था? यानी लेखक के यहाँ की बात की जा रही है कि जब उनके यहाँ दिवाली हो जाया करती है तो उसके बाद एक मुख्य काम क्या होता है? ईख पेरने का, कोल्हू चलाना, या फिर खेतों में कटाई करने का। ईख पेरने यानी कि जो मशीनें होती हैं जिसमें गन्ने से जूस निकाला जाता है, वो पेरना मतलब उसके जूस निकालने की जो प्रक्रिया है वो। दूसरा ऑप्शन है खेतों में कटाई करने का, तीसरा खेतों में फसल बुआई का, चौथा है मिठाई बनाने का। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ईख पेरने का, कोल्हू चलाना जो है वो दिवाली बीतने के बाद का मुख्य काम हुआ करता था। तो प्रश्न नंबर 7 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। माँ के अनुसार लेखक के पिता पढ़ाई की बात करने पर कैसे गुर्राते थे? गुर्राते मतलब गुस्से से चिल्लाना या कुछ अलग तरीके की व्यवहार से अपने गुस्से को प्रकट करना बातों से। तो माँ के अनुसार यानी माँ के हिसाब से लेखक के जो पिता है वो पढ़ाई की बात जैसी की जाए वो किस तरीके से गुस्सा करते थे? शेर की तरह, कुत्ते की तरह, भेड़िए की तरह, या बरहेला सुअर की तरह। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बरहेला सुअर की तरह। यानी ये पाठ में हमें ऐसा बताया गया है और हमें पाठ में जो बताया गया उसके अनुसार उत्तर देना है कि माँ के अनुसार माँ ऐसा मानती है कि लेखक के जो पिता है वो पढ़ाई की जैसी ही बात करो बरहेला सुअर की तरह गुर्राने लगते थे। तो प्रश्न नंबर 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। जूझ कहानी में आनंदा के पिता जो है उसकी किस बात से नाराज होते हैं? आनंदा के जो पिता है वो आनंदा से क्यों नाराज होते हैं, किस बात से, ऐसा क्या कारण है? 4 ऑप्शन है, खेत में काम करने की बात से, पढ़ाई करने की बात से, पशुओं को चराने की बात से, या फिर उपरोक्त सभी।
तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो है पढ़ाई करने की बात से। और ये पाठ में मुख्य रूप से बात सामने लाई गई है इस समस्या को कि आनंदा जो है पढ़ लिख कर अच्छा कारोबार करने में व्यस्त होना चाहता है, लेकिन उसके पिता जो है खेती बाड़ी में ही उसे मशरूफ रखना चाहते हैं। और पढ़ाई की बात करते से ही आनंदा के पिता जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा। प्रश्न नंबर 10, लेखक को ना चाहते हुए भी खेती का काम क्यों करना पड़ता है? जूझ कहानी के आधार पर सही विकल्प चुनिए। पाठ में हमें दिखाया गया है कि लेखक पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पिता जो है खेती के काम पर जोर देते हैं, और लेखक जो है पढ़ लिख कर अच्छा कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन ये ना चाहते हुए भी खेती में क्यों उन्हें उलझना पड़ रहा है, उस खेती के काम को क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा क्या कारण है, किसकी वजह से वो मजबूर है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास। खेती करना उनका खानदानी पेशा है, इसलिए उनके जीवन में आर्थिक समस्या यानी पैसों से संबंधित समस्याएं हैं, इस वजह से उन्हें खेती में काम करना पड़ रहा है, या फिर उनके माता पिता चाहते हैं कि वे खेती करें, या फिर खेती के बिना उन्हें समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उनके जीवन में जो आर्थिक समस्या है वो बहुत ज्यादा है। तो अपनी आर्थिक समस्या से उबरने के लिए उनको खेती का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पिता भी जोर देते हैं कि वो खेती के कामों पर ही अपना ध्यान लगाएं। तो तुरंत से उन्हें कमाई चाहिए, पढ़ाई लिखाई कराकर, और सालों तक पढ़ाई लिखाई कराओ, फिर उसके बाद वो कारोबार के लिए तैयार पैसा भी चाहिए होता है। इन सब चीज़ों के लिए उनके पास टाइम नहीं था, ना पैसा था। उनके लिए अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें पेट पालना उनकी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है, और आर्थिक समस्या से उबरना है, इसलिए वो उनके पिता जो है वो खेती करने पे जोर दिया करते थे। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, जूझ कहानी में पिता द्वारा स्वयं खेती ना करके अपने बेटे से खेती का काम करवाना किस और संकेत करता है? कहने का अर्थ है कि पिता अगर अपने बेटे पर जोर डाल रहे हैं कि खेती का काम करो, तो वो सिर्फ बेटे से ही क्यों करवा रहे हैं, खुद भी क्यों नहीं ये काम कर रहे? ये किस बात की ओर संकेत कर रहा है? ये बात पिता अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहते हैं, इस वजह से पिता चाहते हैं कि उसका बेटा आर्थिक रूप से संपन्न रहे, या फिर पिता के आलसी और कामचोर रूप को दर्शाता है, या फिर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे भी अधिक प्रगति करे। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कि पिता चाहते हैं कि उसका बेटा आर्थिक रूप से संपन्न बने, यानी अभी से वो सीख जाए कि किस तरीके से मेहनत करके पैसा बनाया जाता है, और फिर पैसा बनाकर उसको बचाने और खर्च करने की गुण भी सीख जाए। तो पिता ये चाहते हैं, इस वजह से पिता जो है वो अपने बेटे को खेती के काम में लगाकर खुद ना काम करके बेटे से काम करवाते हैं और मेहनत करवाते हैं, और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि वो उसे आर्थिक रूप से संपन्न बनने के गुण सिखाना चाहते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, जूझ कहानी के लेखक की बुद्धिमत्ता का प्रमाण किस बात से मिलता है? जूझ कहानी में जो लेखक है उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण कैसे मिलता है, यानी वो कौन से साइन है जो वो उनके इंटेलिजेंट होने के प्रमाण देते हैं, हमें साइन देते हैं, तो वो बुद्धिमान है। उसके उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है? माँ को समझाने की बात से, राव साहब को विश्वास दिलाने की बात से, पिता को बाध्य करने की बात से, या फिर उपरोक्त सभी। पिता को बाध्य यानी मजबूर करने की बात से। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यानी कि ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि लेखक बुद्धिमान है। वो माँ को समझाने में भी कामयाब होते हैं, राव साहब को विश्वास दिलाने की बात से भी वो जो है सफल होते हैं, और पिता को बाध्य करने की बात से भी सफल होते हैं। तो ये सारी बातें उनके बुद्धिमान होने का प्रमाण देती हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का सही ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, लेखक ने अपनी माँ को पढ़ाई के बारे में किसकी सहायता लेने की बात कही? लेखक जो है वो अपनी माँ को पढ़ाई के बारे में किसी की सहायता लेने की बात कहते हैं। तो किसकी सहायता लेने की बात करते हैं? दत्ताजी राव की, दादा की, रखमाबाई की, या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला है, दत्ताजी राव की मदद लेने के लिए कहती हैं। वो कहते हैं अपनी माँ से, कहते हैं क्योंकि उनके पिता तो पढ़ाई की बात से ही गुस्सा हो जाते हैं, तो वो अपनी माँ को पहले तो समझाते हैं और उनके लिए उनको राजी करते हैं। उसके बाद माँ को अब पिता को समझाना है, इसके लिए वो कहते हैं कि वो राजी कर ले, दत्ताजी राव की मदद लेकर पढ़ाई की बातें करें।
और इस तरीके से उनकी सहायता लेकर इस बात को आगे बढ़ाएं। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की क्यों सोची? यानी आनंदा और उसकी माँ जो है वो दत्ता राव जी के पास क्यों जाते हैं? जूझ कहानी के आधार पर सटीक विकल्प चुनिए। जब हम पाठ को पढ़ते हैं हम देखते हैं कि पिता को समझाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आनंदा अपनी माँ को तो ये बात समझा ले जाता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। दत्ताजी राव के पास जाने का मतलब ये है कि उनको भी इस बात को समझाकर फिर अपने पिता को समझाने पर जोर डलवाना उनसे, क्योंकि वो गाँव के बड़े हैं, मुखिया हैं, उनको लोग अपना आदर्श मानते हैं, तो मान सकते हैं उनकी बात, ऐसा वो समझते हैं। तो इस वजह से उनके पास जाना उनको समझ में आता है ऐसे। तो जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो ये बात हमें साफ साफ वहां पे पता लगती है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन हमारे पास, इसका सही उत्तर क्या होगा। ताकि दत्ताजी राव उनका लगान माफ करा दें, ताकि दत्ताजी राव उनकी कुछ आर्थिक सहायता कर सकें, ताकि वे लेखक को पाठशाला भेजने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकें, या ताकि वे खेती बाड़ी में कुछ सहायता कर सकें। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि लेखक, ताकि जो है लेखक को पाठशाला भेजने के लिए उसके दादा को समझाकर राजी कर सकें, इसलिए आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने का फैसला लिया। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, जूझ कहानी में लेखक के दादा के चरित्र की विशेषता क्या है? जो जूझ कहानी है उसमें लेखक जो है उसके जो दादा हैं उनके चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है? उनको हमने किस उसमें व्यवहार के साथ, पूरे के पूरे व्यवहार के साथ देखा है। वे लेखक की प्रगति में बाधक हैं, वे राव साहब का सम्मान करते हैं, वे अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा कि वे राव साहब का सम्मान करते हैं। और जूझ कहानी में जो लेखक के जो दादा के चरित्र की जो मुख्य विशेषता है वो हमारे सामने आती है कि प्रश्न नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख कि वो राय साहब का सम्मान करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, माँ की किस बात पर दत्ता राव दादाजी से चिढ़ गए? माँ की कौन सी बात है जिससे दत्ता राव जो है वो दादाजी से चिढ़ जाते हैं? माँ ने कोई ऐसी बात बताई होती है लेखक के पिता के बारे में जिसको सुनकर दत्ता राव चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कौन सी बात है? सारा दिन गांव में आवारा घूमते रहते हैं, गांव में घूमने के लिए लड़के का पढ़ना बंद करा दिया, कभी भी मेरी बात नहीं मानते, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 कि गाँव में घूमने के लिए लड़के का पढ़ना बंद करा दिया। इस बात को सुनकर दत्ता राव जी को बहुत गुस्सा आता है, वो चिढ़ जाते हैं कि अपने तुम घूमने के लिए उन्होंने लड़के का पढ़ना लिखना बंद कर दिया और उसको खेतों के काम में उलझाकर रख दिया। इस बात को सुनकर दत्ता राव जी जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इस तरीके से प्रश्न नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। लेखक के दादा का क्या नाम था? अब लेखक के दादा का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या नाम है उनका? गणपा या रत्नापा या दत्ता राव या सौंदलगेकर। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 रत्नापा उनका नाम था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, आने दे अब उसे मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं अच्छी तरह देख। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी जा रही है, पाठ से लिया गया है कि आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख, यानी कि मैं उसे किस तरीके से अच्छी तरीके से सुनाता हूँ और वो उसे सारी बातें समझ में आ जाएगी। आने दे एक बार। तो ये कथन किसने व किससे कहा? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। दत्ता राव ने लेखक के पिता से, दत्ता राव ने लेखक की माता से, लेखक के पिता ने उसकी माता से, या लेखक के पिता ने लेखक से। प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि दत्ता राव ने लेखक की माता से ये बात बोली। जब लेखक की माता दत्ता राव के पास ये बात लेकर जाती है कि उनके पिता बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे हैं और उसको खेतों के काम में उलझा के रखते हैं, तो फिर दत्ता राव अपना एक्शन लेते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं उनको समझाऊंगा, मैं एक अपनी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर ये बात उनकी लेखक की माता से बोली जा रही है। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो इस तरीके से 18 का ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 19, लेखक के दादा के लिए क्या सम्मानीय था? यानी ऐसी कौन सी बात थी जो उनका सम्मान किया जाता था? तो सौंदलगेकर का बुलावा, आनंदा का खेत पर जाना, दत्ता राव देसाई का बुलावा या गणपा का खेत पर जाना। लेखक के दादा के लिए क्या सम्मानीय था? अब
कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई बात ही जो है आपको पसंद है वही आपको सम्मानजनक लगने लग जाती है अपने लिए, कि मुझसे ये पूछा गया, मेरे से ये बताया गया, या मेरे को ये बात शेयर की गई, मुझसे इजाज़त ली गई। ये सारी बातें जो होती है कई बार आदमी को वैसे ही अपने लिए रिस्पेक्ट फील करा देता है। वैसे ही जो लेखक के पिता है, लेखक के जो दादा है, वो उनके लिए क्या सम्मानजनक था, ऐसा कौन सी सिचुएशन थी जिसमें उनको अपना सम्मान महसूस होता है। तो प्रश्न नंबर 19 के 4 ऑप्शन हम देखेंगे। सौंदलगेकर का बुलावा, आनंदा का खेत पर जाना, दत्ताराव देसाई का बुलावा, या गणपा का खेत पर जाना। तो प्रश्न नंबर 19 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग, दत्ताराव देसाई का बुलावा। जब दत्ताराव देसाई के द्वारा उनको बुलावा मिलता है तो उनको नहीं पता होता ये बुलावा किस लिए आया है, लेकिन उनको ये बड़ा सम्मान ये लगता है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, खाना खाते खाते दादा ने लेखक से क्या वचन लिया। जब वो खाना खाते हैं तो लेखक के दादा जो है वो उनसे क्या वचन लेते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए, पाठशाला के समय से पहले पानी लगाना चाहिए, पाठशाला से आकर सीधे खेत में घंटा भर ढोर चराना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ होगा। ये सारी चीजें हैं जिसके लिए वादा लिया था लेखक के दादा ने, कि दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाओ, और पाठशाला जाने से पहले भी आपको काम करना है, खेत पर पानी लगाना है, और पाठशाला से वापस आते से ही फिर से आपको खेत में घंटा भर ढोर चराने जाना है। और ये सारे कारण जो है, ये सारे वचन उन्होंने उनसे लिए। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 20 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 21, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि अब जूझ पाठ में हमें बताया गया है दत्ता राव जी के बारे में भी और लेखक के बारे में भी। ये दोनों ही पढ़ाई लिखाई के संबंध में अच्छे व्यवहार से जाने जाते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई को अच्छा दत्ता राव जी भी मानते हैं, उसके हक में है, और लेखक भी। और तो इन दोनों का रवैया ऐसा था, क्योंकि इसके पीछे का क्या कारण था। लेखक जो है खेती बाड़ी नहीं करना चाहते थे इस वजह से, या दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है, या फिर लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था, या फिर लेखक के पिता नहीं चाहते थे कि वे आगे की पढ़ाई करें। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में कोई लाभ नहीं है, इस वजह से जो लेखक है और दत्ताजी राव जी हैं वो शिक्षा के मामले में एक जैसे रवैये वाले थे। उसके पीछे का कारण यही था कि वो दोनों ही जानते थे कि खेती बाड़ी में कोई लाभ नहीं है, जीवन चलाने के लिए उसमें कुछ भी नहीं है, और इस वजह से वो शिक्षा के हक में थे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 22, जूझ कहानी में आनंदा और उसकी मां द्वारा झूठ का सहारा ना लिए जाने की स्थिति में क्या होता। अगर आनंदा की माँ और आनंदा जो है झूठ का सहारा नहीं लेते तो ऐसी स्थिति में क्या होता, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब थी। आनंदा के जो दादा हैं वो बिल्कुल भी पढ़ाई के हक में नहीं थे। पढ़ाई के हक के बारे में बात करते ही उसके ऊपर बोझ बढ़ जाता, आनंदा के ऊपर खेती बाड़ी में इतना काम हो जाना, और फिर शिक्षा का सहारा लेना, अपने सपने पूरे करना, ये सब भी ये चीज़ों में बाधक बन रहा था। तो फिर आनंदा की माँ और उसको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, और अगर वो सहारा नहीं लेते तो ऐसी स्थिति में क्या होता, तब क्या होता, वो हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन है। आनंदा के जीवन में अकेलापन ठहर जाता, वह कभी कविताएं लिखना नहीं सीख पाता, वह शिक्षित होने से वंचित रह जाता, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये सारी चीजें होती अगर माँ और आनंदा ये झूठ ना तैयार करते जिससे कि वो पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ सकें, तो उसके जीवन में ये सारी नेगेटिव नकारात्मक चीजें ही होने लग जाती। उसके जीवन में अकेलापन आ जाता, वो कभी कविताएं नहीं लिख पाते, और शिक्षित तो वो बिल्कुल ही नहीं हो पाते। तो ये सारी चीजें होती, तो इसलिए प्रश्न नंबर 22 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, लेखक की पाठशाला में फिर से नाम लिखवाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। अब लेखक जो है पाठशाला एक बार गए, उसके बाद बहुत दिनों तक नहीं गए, फिर दोबारा गए, तो इस तरीके से तो नाम कट जाता है, लेकिन नाम लिखवाने की उन्हें दोबारा जरूरत क्यों नहीं पड़ी। 4 ऑप्शन है। लेखक के नाम के आगे 5वीं ना पास लिखा हुआ था, या फिर दत्ता राव के कारण, या दादा के रुआब के कारण, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर पहला। लेखक के नाम के आगे अब ये जुड़ गया था 5वीं ना पास लिखा हुआ था, इस वजह से उसको दोबारा एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, नाम लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसलिए 5वीं ना पास होना, उसके नाम के आगे ये चीज जुड़ जाना ही इसका एक कारण बन गया। तो प्रश्न नंबर 23 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, पाठशाला जाने पर लेखक का मन उदास क्यों हो गया था। अब पाठशाला गए लेखक, लेकिन उनका मन उदास हो जाता है, क्यों। लड़के लेखक की खिल्ली उड़ाते थे, लेखक की धोती गमछा खींचते थे, का व ख दोनों ऑप्शन, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग। लेखक ने किसी तरीके से जुगाड़ किया कि वो पाठशाला जा सके, विद्यालय जा सके, ताकि वो पढ़ लिख सके, लेकिन वहां जाने पर भी उनका मन उदास होने लगा, क्यों। अब तो उनके मन का काम हो रहा है कि वो पाठशाला जाने लगे हैं, फिर क्यों उदास हो रहे थे। इसके पीछे का कारण ये था कि लड़के जो है उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी धोती गमछा को खींचा करते थे, जिसकी वजह से वो उदास रहने लगे थे। तो प्रश्न नंबर 24 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग। प्रश्न नंबर 25, लेखक ने पाठशाला जाने पर माँ से क्या मंगवाया। अब लेखक जब पाठशाला जाने लगते हैं तो ऐसी क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी, कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ी जो लेखक को स्कूल जाने पर अपनी माँ से मंगवानी पड़ी। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, एक नई टोपी व 2 नाड़ी वाले चड्डी, बस्ता, किताबें और कलम, या फिर नए जूते। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर घ होगा। नए जूते मंगवाए लेखक ने पाठशाला जाने पर अपनी माँ से, तो उन्हें नए जूतों की जरूरत पड़ती है और इस तरीके से वो पाठशाला जाने पर अपनी माँ से नए जूतों को मंगवाते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 26, कक्षा अध्यापक मंत्री जो हैं वो कौन से विषय को पढ़ाते थे। तो कक्षा के अध्यापक थे मंत्री। मंत्री जो है वो कौन से विषय को पढ़ाते थे, इतिहास, हिंदी, गणित या फिर अंग्रेजी। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, गणित पढ़ाते थे वो, यानी मैथ्स पढ़ाते थे कक्षा के अध्यापक। तो प्रश्न नंबर 26 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर ग, यानी गणित। प्रश्न नंबर 27 लेते हैं। जूझ कहानी के अनुसार आनंदा किसके कारण पढ़ाई में मन लगाने लगा। अब ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आनंदा जो है अब अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगते हैं। विद्यालय के लिए जो संघर्ष किया उन्होंने वो तो सबको पता लग चुका है, लेकिन अब उनको विद्यालय जाने पर पढ़ाई में मन लगाने के लिए कौन सा संघर्ष करना पड़ा, किसके कारण वो पढ़ाई में मन लगाने लगे, वो वजह बतानी हमें। 4 ऑप्शन है हमारे पास, नई कक्षा में प्रवेश पाने के कारण, दूसरा वसंत पाटिल के संपर्क में आने के कारण, तीसरा चौहान द्वारा मजाक उड़ाए जाने के कारण, चौथा कक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण, उत्तीर्ण यानी पास होने के कारण। तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि वसंत पाटिल के संपर्क में आने के कारण जो है आनंदा पढ़ाई में अब मन लगाने लगता है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 28, जूझ कहानी में आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, यानी क्या उसका रिएक्शन था यहाँ पर, क्या उसने देखा, महसूस किया उसने जब वो पहली बार स्कूल गया, पाठशाला गया, विद्यालय गया। तो कहानी में जब हमें दिखाया जाता है कि आनंदा पहली बार स्कूल जाता है तो उसने क्या महसूस किया। 4 ऑप्शन है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह अत्यंत उदास था, वह क्रोधित हुआ, क्रोधित यानी गुस्सा हुआ, या उसने कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं की, यानी उसने कोई अपनी तरफ से किसी भी तरीके का रिएक्शन ही नहीं दिया, मतलब किसी तरीके कुछ भी अपनी तरफ से उसने कोई कुछ भी जवाब ही नहीं दिया अपना, या फिर कुछ भी बताना नहीं चाहा, कुछ भी अपनी इमोशंस को दिखाने की कोशिश ही नहीं की। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर का होगा, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। विद्यालय जाने के लिए उसने जितनी मेहनत की है, अपनी माँ को मनाना, फिर दत्ताराव को मनाना, उसके बाद उनको उनके दादा को मनाना, उसके बाद वो इतनी मेहनत खेतों में करे, उसके बाद भी तो विद्यालय आना उसका तो सपना था, वो पूरा हो चुका है, तो उसके लिए खुश होना तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रश्न नंबर 28 जो है उसका ऑप्शन नंबर का जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 जो है वो पूछता है कि जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि आनंदा को गणित कैसे समझ में आने लगा था। गणित जो है समझ में नहीं आ रही थी आनंदा को, लेकिन अब समझ में आने लगी है। इसकी क्या वजह है? मन की एकाग्रता से, यानी अब वो फोकस्ड हो गया है, या फिर वसंत पाटिल की सहायता से, या फिर अध्यापक की सहायता से, या फिर माता की सहायता से। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी
मन की एकाग्रता से। अब वो अपने फोकस को बढ़ा दिया है उसने पढ़ाई में, जिसकी वजह से वो गणित को समझने लगा है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, सौंदलगेकर मास्टर अच्छे ढंग से क्या पढ़ाते थे? यानी ये मास्टर जो है वो अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन क्या पढ़ाते थे? तो 4 ऑप्शन है, गणित, अंग्रेजी, कविता या फिर इतिहास। अब हमने पहले ही पढ़ चुका है कि कक्षा अध्यापक थे मंत्री जो गणित पढ़ाते थे, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा यहाँ पर। अब तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ग होगा, कविता। सौंदलगेकर जो है वो अच्छे तरीके से कविताओं को पढ़ाया करते थे। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जूझ कहानी में आनंदा लेखन का अभ्यास कैसे करता था? अब आनंदा जो है वो लेखन का अभ्यास कैसे किया उसने? मिट्टी पर लिखकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, ब्लैकबोर्ड यानी श्यामपट्ट यानी ब्लैकबोर्ड, अपने पशुओं की पीठ पर लिखकर या फिर घर की दीवारों पर लिखकर। तो लेखन की प्रैक्टिस उसने कैसे की, राइटिंग प्रैक्टिस उसने कैसे की? प्रश्न नंबर 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपने पशुओं की पीठ पर लिखकर। जब वो अपने पशुओं को चराया करता था तो वहीं पर वो उनको चराने के साथ ही उनके पीठ पर लिख कर प्रैक्टिस भी कर लिया करता था, या फिर जब भी उनके साथ हुआ करता था तब वो उनके ऊपर लिख कर, पशुओं की पीठ पर लिखकर वो लेखन का अभ्यास भी कर लिया करता था। तो वो समय का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करते थे। तो प्रश्न नंबर 31 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 32, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? यानी जब पाठ में हमें ये बताया गया कि कविता के प्रति जब लगाव हुआ लेखक को, तो उससे पहले और फिर जब उसके बाद वो अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में जो बदलाव आया वो क्या था? अकेलापन डरावना है, अकेलापन उपयोगी है, अकेलापन अनावश्यक है, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। यानी अकेलापन जो है वो डराता है, या फिर वो बहुत उपयोगी है, काम आता है, या फिर बहुत फालतू की चीज़ है, अनावश्यक यानी बेकार की चीज़ें हैं, या फिर अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है, कॉमन सी चीज़ है। तो लेखक की इस सोच में क्या फर्क आया? वो पढ़ने से पहले, कविता लिखने से पहले, पढ़ने और समझने से पहले अकेलेपन को क्या समझते थे और उसके बाद का क्या समझते थे, उसमें क्या फर्क आया है? तो प्रश्न नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अकेलापन उपयोगी है। अब अकेलापन उपयोगी क्यों है? अकेलेपन में रह के व्यक्ति बहुत क्रिएटिविटी में अपने आप को शामिल कर लेता है, इसलिए उनको वो अकेलापन अब उपयोगी लगने लगा है। तो प्रश्न नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 33, जूझ कहानी में आनंदा के उच्च स्तर का कवि तक का सफर किस बात का प्रमाण है? कहानी में जो लेखक है यानी आनंदा, वो जब उच्च स्तर का कवि हो जाता है तब तक का सफर जो है वो किस बात का प्रमाण है? तब तक का जो सफर है उनका, वो किस बात का प्रमाण देता है? उसके परिश्रम व लगनशीलता की प्रवृत्ति का, यानी वो बहुत परिश्रम है, लगन है उसमें, उसके झूठ बोलकर पढ़ाई करने का। तो हम सभी ने सुना है कि अगर अच्छे काम के लिए आपको झूठ बोलना पड़ा, पढ़ाई लिखाई करना, एक व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो वो कितने लोगों को और शिक्षित करेगा अपने आप से प्रभावित करके। तो ये झूठ बोलना तो फिर लाभकारी ही है। पिता की बात को महत्व न देना, या फिर केवल अपने मन की करना। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों पॉइंट बहुत नेगेटिव हैं, जो कि यहाँ पर आनंदा के व्यक्तित्व को बिल्कुल भी उजागर नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर का जो है वो ये बताता है कि परिश्रम और लगनशीलता ही जो है उनकी प्रवृत्ति है, उनका व्यवहार है, जिसकी वजह से वो आज उच्च स्तर के कवि हैं। अन्यथा उनके घर का जो विचार था वो ये था कि वो अपनी मेहनत को खेती बाड़ी में लगाए, जिससे कि उनकी आर्थिक समस्या से उनको छुटकारा मिल सके। लेकिन उनका मानना था कि पढ़ लिख कर वो एक अच्छा कारोबार कर सके और कारोबार करके अपने जीवन को सुधार सके। और ये समझ के लिए आदमी को अपनी परिश्रम का सहारा लेना पड़ता है, लगनशीलता का सहारा लेना पड़ता है, जो कि आनंदा में बहुत ज्यादा मात्रा में दिखता है। तो प्रश्न नंबर 33 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, का होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 34, लेखक ने कहानी का शीर्षक जूझ किस कारण से रखा है? जूझ यानी जो जूझ शब्द है वो क्या अर्थ है जिसकी वजह से लेखक ने इस कहानी का नाम, शीर्षक जो है जूझ रखा है? तो 4 ऑप्शन है। नायक की समस्याओं से उत्पन्न खींच के कारण,
आप कितना फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं अपनी संघर्ष से, उस चीज के कारण, नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण, नायक की माँ के संघर्षों से जूझने के कारण, नायक और उसके पिता की जुझारू प्रवृत्ति के कारण। तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण। यानी लेखक के जीवन में कितने संघर्ष हैं, वो उस संघर्ष से सामना कर रहा है और सामना करके अपने आप को उबार रहा है। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो व्यवहार है, ये जो प्रकृति है उसके चरित्र की, ये ही उसको जीवन में आगे बढ़ाता है और एक बड़ा इंसान बनाता है। तो इस वजह से जूझना यानी संघर्ष करना, उससे सामना करना, इस शब्द का यही अर्थ है। और पूरे पाठ में हमें बताया भी यही गया है कि किस तरीके से संघर्ष किया जा रहा है, सामना किया जा रहा है समस्याओं का। तो ये नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण ही इस पाठ का नाम जूझ रखा गया है। तो प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, जूझ कहानी के लेखक कौन है। जूझ कहानी जो हमने पढ़ी है हमारे पाठ में, हमारा जो ये पाठ सम्मिलित है हमारे पाठ्यक्रम में, उस पाठ के जो लेखक है वो कौन है। आनंद यादव, जैनेन्द्र कुमार, एनी फ्रैंक, मनोहर श्याम जोशी जी। तो प्रश्न नंबर 35 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का, आनंद यादव जी। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। तो आगे इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने जूझ पाठ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए हैं। आपको पाठ इस प्रश्न जो हैं ये परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। और इस तरीके से अन्य जो लेक्चर्स हैं उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।